एक बार भगवान गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत समय है। इसीलिए आप सभी समय की कदर कीजिए, क्योंकि अगर आप समय की कदर करेंगे तभी समय आपकी कदर करेगा। और दूसरी बात, समय के लिए कहा जाता है कि यू कैन नॉट कीप इट बट यू कैन यूज़ इट। तो समय का प्रयोग करें, अच्छा सदुपयोग करें, इधर उधर अपना समय वेस्ट ना करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने लिए यूज़फुल बनाएं। तो देखिए, समय ऐसा होता है कि मिलता तो हमें फ्री में है, समय हमें मिलता तो फ्री में है, लेकिन इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। दूसरी बात, समय और टीचर, इन दोनों में एक समानता है कि दोनों हमें सिखाते हैं, लेकिन टीचर हमें सिखाने के बाद इम्तहान लेता है, जबकि जो समय है वो हमें पहले हमारा इम्तहान लेता है, फिर हमें सिखाता है। इसी के साथ मैं निखिल आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि अब तक का जो मेरा कुछ कंटेंट आपको दिया गया है ये समझ में आया होगा। तो देखिए, हम मैथ्स से रिलेटेड अर्थमेटिक का पोर्शन हम लेकर चल रहे थे, और अर्थमेटिक में हमने पहला चैप्टर शुरू करा था परसेंटेज। तो परसेंटेज से रिलेटेड मैं 5 क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ। तो यदि आपने वो 5 क्लासेस नहीं देखे हैं और आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं, तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं पहले। तो उससे आपका एक रिदम बनेगा, आपको चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। और यदि आपने वो देख ली हैं तो ये पार्ट आपके लिए है। तो और देखिए भाई, फिर वही बात है कि चैनल को ग्रो कराने के लिए, यानी कि इस आपके लिए कुछ कंटेंट लाने के लिए केवल मैं अकेला सफिशिएंट नहीं हूँ, मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। आप सब जो भी देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट यूज़फुल है और मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, और उस छोटी सी कहानी के बाद हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर। तो कहानी क्या है, बहुत जल्दी, मतलब शॉर्ट में सुनाऊंगा, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है वरना। तो कहानी क्या है, एक बार एक राजा था, उसका एक मंत्री था। तो उसका जो मंत्री था बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट था, मतलब आशावादी। वो हर चीज़ों में ना हमेशा ये सोचता था अच्छा हुआ अच्छा हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था, तलवार देख रहा था, ऐसा मान लो कुछ भी, तो उसके हाथ से तलवार छूट गई, और तलवार छूटने की वजह से वो तलवार उसके अंगूठे पर गिरी पैर के, और उसका अंगूठा कट गया। तो इसमें उसका मंत्री बोला बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आया, राजा ने क्या करा, उस मंत्री को उठा के और कारागार में डलवा दिया कि अच्छा मेरा अंगूठा कट गया, तुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा हुआ। तो हुआ क्या, मैं बताता हूँ आपको। एक बार राजा शिकार खेलने गया, और जब वो शिकार खेलने गया तो उसे आदिवासियों ने घेर लिया। आदिवासी जानते हो, तो आदिवासियों ने घेर लिया, और आदिवासी बोले कि अब इनकी बलि देंगे, बलि चढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब देखा गया कि राजा के पैर का अंगूठा कटा हुआ है, तो फिर उसकी बलि नहीं दी गई कि ये अपूर्ण बलि है, अपूर्ण बलि नहीं दी जाती है। तो राजा वापिस आया, राजा ने फटाफट उस मंत्री को बाहर, मतलब कारावास से बाहर निकलवाया, और कहा भाई बहुत अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही थी, बहुत अच्छा हुआ, वरना आज मेरी बलि दे दी जाती आदिवासियों द्वारा। तो लेकिन देखिए, जब हुआ क्या, मंत्री को जब राजा ने कारागार में डालवाया था, तब भी मंत्री बोला था, जब भी मंत्री ने यही कहा था कि बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, तो राजा ये बोलने लगा चलो मेरे पैर का अंगूठा कटा, उसमें तो मुझे समझ में आ गया क्या अच्छा हुआ, लेकिन जब मैंने तुम्हें कारावास में डाला तुम बोल रहे थे बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, तब क्या हुआ, उसमें क्या अच्छाई हुई। तो मंत्री बोला सुनो राजा ध्यान से, अगर मैं बाहर होता तुम्हारे साथ तो मैं भी शिकार में तुम्हारे साथ जाता। अब होता क्या, वो तुम्हें तो छोड़ देते, लेकिन मैं तो पूर्ण रूप से था ना, तो मेरी बलि दे दी जाती, तो इसलिए अच्छा हुआ। तो भाई ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव सोचने वाले लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, लेकिन नेगेटिव सोचोगे तो हमेशा अपना गलत ही करोगे, हमेशा तुम्हारे साथ गलत होगा। इसलिए हमेशा ऑप्टिमिस्ट सोचना चाहिए। तो इसी के साथ अब भाई अब अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं, काफ़ी समय अपना हो गया है। तो चलिए, परसेंटेज की जो है आपकी परसेंटेज की क्लास 6 है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिए, आज अब से पहले क्या होता था, जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मुझे ये नहीं आता था कि वो क्वेश्चंस जो डिस्प्ले पर शो किया जाता है वो मैंने सीख लिया। तो आज आपको वो चीज़ें मैं इसमें वीडियो में एडिट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो वो डिस्प्ले पर आता रहेगा, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर लें, अदरवाइज नोट्स जरूर बनाएं अगर आप बिगिनर हैं तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए,
तो कल जो हमने क्वेश्चन देखे थे, कल हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे क्वेश्चन नंबर 38 तक। आज हम क्वेश्चन करेंगे 38 नहीं 40 तक कर लिए थे शायद, आगे कर लिए थे या हाँ। आज अच्छे टाइप है 44 से चलेंगे हम। कल हमने ये करा दिए थे 43 तक। आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे 44 तक होंगे। दूसरी शीट भी जो इसकी परसेंटेज की दूसरी शीट है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CGL के, CHSL के या फिर यूपी पुलिस के, वो सारी शीट भी अब तैयार हो चुकी है। तो इस शीट के खत्म होते ही हम दूसरी शीट के क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने। तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिए, बस करिएगा। यही प्रैक्टिस आप, यही जो क्वेश्चन हैं यही आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं टाइप्स को बार बार करने की आवश्यकता है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक छात्र 30% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करके और पास होने से 30 अंक अधिक पा लेता है। पास प्रतिशत बताइए। तो इस क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, एक स्टूडेंट है वो 30% अंक लेकर आया और वो कितने अंकों से फेल हो गया, वो हो गया 20 अंकों से फेल। और एक दूसरा स्टूडेंट है वो लेकर आया 40% अंक और वो कितने अंकों से पास हुआ, वो हुआ है आपका 30 अंकों से पास, यानी 30 अंक अधिक लेकर आया। देखिए 20 अंकों से फेल होने का मतलब क्या है, 20 अंकों से फेल होने का मतलब ये है कि उसके पास होने के लिए जितने आवश्यक अंकों की आवश्यकता थी उसके 20 अंक कम रहे। और 30 अंकों से पास होने का मतलब ये है कि आवश्यक अंकों से 30 अंक अतिरिक्त है उसके, है ना। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, मैं आपको समझा भी सकता हूँ डिटेल में, लेकिन फिर मैं वो यही कहूँगा आपको समझना कम, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। बेसिकली बस ये काम है आपका। तो मैं आपको बस पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखो। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और इसमें एक पास वाला और एक फेल वाला हो, मतलब एक कंडीशन में तो ये फेल हो रहा है, एक में पास हो रहा है, तो देखिए परसेंटेज का तो हम हमेशा अंतर ही लेंगे, चाहे कंडीशन कोई सी भी हो, परसेंटेज का तो हमेशा अंतर लिया जाना है। तो 30 और 40 का अंतर कितना होगा, 10%। लेकिन अगर एक कंडीशन फेल वाली हो और एक कंडीशन पास वाली हो तो हम दोनों अंकों का योग लेंगे और दोनों अंकों का योग कितना आ गया, 50। और दोनों कंडीशन यदि पास पास या फेल फेल वाली हो, यानी कि अगर दोनों कंडीशन पास पास वाली हैं तब भी, और यदि दोनों कंडीशन फेल फेल वाली हैं तब भी, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो यहाँ से हमने 1% का मान निकाल लिया, 1% का मान आ गया 5। अगर हमसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा होता तो परीक्षा का पूर्णांक होता 100%, तो इसमें हम 100% की जब गुणा करेंगे तो परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा 500। ये आपका पहला क्वेश्चन जिससे पूछा जाएगा वो होगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब देखिए 1% का मान कितना था, अभी हमने निकाला था कि 1% का मान है 5 अंक। 1% का मान जब 5 अंक है तो 30% का मान हमने निकाल लिया। 30% का मान आ गया 150 अंक। अब हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे 150 अंक लाने के बाद 20 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए, 170। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर मैं इस दूसरे क्वेश्चन को अगर मैं सेकंड कंडीशन से सोल्व करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, 1% बराबर कितने अंकों के हो गया, 1% बराबर हो गया आपके 5 अंकों के, और 40% बराबर कितने के हो गए, 200 अंकों के। मैं कहूँगा 200 अंक तो उसे मिले, लेकिन 30 अतिरिक्त लेकर आया, तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 170। कहने का मतलब है आप पहली और दूसरी किसी भी कंडीशन से क्वेश्चन सोल्व करें, आंसर सेम आएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है, वो होता है पास प्रतिशत ज्ञात करो। कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है पास होने के लिए। तो देखिए हम यहाँ से कैसे करेंगे, 1% बराबर 5 के निकाल लिया। यहाँ तक तो देखिए सब में कॉमन है कि दोनों का अंतर लेना है, परसेंटेज का तो हमेशा अंतर लेना है, अंकों को जोड़ देना है। कब जोड़ देना है, जब पास और फेल वाली कंडीशन हो। अगर दोनों सेम कंडीशन है, एक पास और मतलब दोनों पास पास से दोनों फेल फेल वाली, तो दोनों का अंतर लिख लेना है। तो यहाँ से आप 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 1% का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे आपको कोई सा भी कंडीशन पूछी हो तीनों में से। अब तीसरी कंडीशन पाते उसने पूछा पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। मैं कहूँगा 5 अंक बराबर कितने परसेंट के हैं, तो आप कहोगे 1% के, तो मैं 20 अंकों को परसेंटेज में चेंज कर लूंगा। जब 5 अंक 1% के बराबर हैं तो 20 अंक कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे, 5 चौक 20, 1 चौका 4, 4% के बराबर। तो इसका मतलब मैं आप यहाँ से क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा 30% अंक लेकर आया और 4% अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 34%। तीसरे क्वेश्चन का भी आपका आंसर आ चुका। अदरवाइज अगर मैं दूसरी कंडीशन से इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मैं कैसा सोल्व करूंगा, मैं कहूँगा 1% बराबर है 5 अंकों के और मुझे 30 अंकों को चेंज करना है। तो मैं कहूँगा 30 अंक बराबर कितने परसेंट के होंगे, तो 5 अंक 30 और 1 सिक्का 6, तो ये आ जाएगा 6%। तो मैं कहूँगा व्यक्ति कितने परसेंट अंक लेकर, यहाँ पे कितने 40% अंक लेकर आया और 6% अतिरिक्त लेकर आया, तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 34, 40 माइनस 6। यानी कि अगर आप पास वाली कंडीशन से चल रहे हैं तो घटा दो और फेल वाली कंडीशन से चल रहे हैं तो जोड़ दो। तो इस टाइप पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो तीनों मैंने करा दिए, इसके अलावा कोई चौथा क्वेश्चन इस टाइप पर नहीं बनता।
चलिए, तो उम्मीद करता हूँ भी समझ में आया होगा, नहीं तो आप इसकी बस फिर वही है वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 45। ये है, एक छात्र 10% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है और दूसरा छात्र 25% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से। अब देखिए इसमें दोनों में फेल दे रखा है। एक ने 10% अंक प्राप्त करे और कितने अंकों से फेल हो गया, 80 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त करे और 25% अंक प्राप्त करके कितने अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से। दोनों कंडीशन जब फेल या पास वाली हो तो मैंने बताया था परसेंटेज का तो हमेशा अंतर ही लेना है, परसेंटेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अंकों के लिए आपको ध्यान रखना है कि यदि क्या ध्यान रखना है आपको कि यदि दोनों पास या दोनों फेल हैं तो हम क्या करेंगे, अंतर लेंगे। और 80 और 60 20 का अंतर कितना आ गया, 60। तो 1% का मान कितना आ गया, यहाँ से 4 अंक। तो 1% का मान आ गया 4 अंक। मैंने बताया था आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, लेकिन सबसे पहले आपको 1% का मान निकालना पड़ेगा। अब आपसे पूछा है उसने कि पास प्रतिशत बताइए। पास प्रतिशत इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 45 में पास प्रतिशत पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 4 अंक बराबर 1% के हैं, चाहे तो 80 को परसेंटेज में चेंज कर लो, चाहे 20 को। मान लो मैंने 20 को परसेंटेज में चेंज करा तो मैं कहूँगा 4 पंजे 20 और 1 पंजे 5। इसका मतलब कितना आ गया, 20 अंक बराबर कितने परसेंट के हैं, 20 अंक बराबर है 5% के। फिर मैं क्वेश्चन में बोलूँगा कि एक व्यक्ति 25% अंक लेकर आया, एक व्यक्ति 25% अंक लेकर आया और 5% अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब उसे पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए थे, 30% अंक चाहिए थे। ये भी आपका हो गया। और अगर आप ये वाला ये फर्स्ट स्टेप से करना चाहो तब भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा। ये आपका होमवर्क है, खुद करना है दूसरे मेथड से। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक छात्र 108 अंक प्राप्त करता है। तीसरे का मतलब है 46 आज का तीसरा क्वेश्चन और 46 क्वेश्चन है इसका। एक छात्र 108 अंक प्राप्त करके 6% अधिक अंक लाता है, अन्य छात्र 153 अंक प्राप्त करता है जो कि पास प्रतिशत से 21% अधिक है। दोनों में इस बार पास की कंडीशन आ गई। एक लेकर आया कितने, 108 अंक, और कितने अधिक लेकर आया, 6% अधिक अंक लेकर आया। और दूसरा छात्र कितने लेकर आया, 153 अंक, और ये कितने परसेंट अधिक लेकर आया, 21% अधिक अंक लेकर आया। इसका मतलब दोनों ही इतने से पास है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, परसेंटेज का तो हमेशा अंतर ही लेना है। तो अंतर कितना आ गया, 15%। और इसमें उसने क्या बोला, देखिए दोनों मैंने बताया था कि अगर दोनों सेम कंडीशन है तो दोनों का अंतर लेना है, और एक पास और एक फेल है तो दोनों को जोड़ देना है। दोनों वाले में पास हो रहा है तो दोनों का अंतर ले लो, और 53 और 8 का अंतर हो गया 45, यानी कि 15% का मान कितना आ गया, 45 अंक। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा आपके 15 अंकों के। 1% बराबर कितने हो गया, 15 अंकों के। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है इसमें भी यही पूछा है, पास प्रतिशत बताइए, इसी में भी यही पूछा। बाकी मैं ये कहूँगा आप तीनों का आंसर निकालें, तीनों का आंसर निकालें जरूर। वैसे इसमें क्या पूछा है, पास प्रतिशत बताइए। करते हैं सोल्व। पास परसेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंकों को कुछ परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा 15 अंक बराबर 1% के। आप यहाँ से 108 का मान निकाल लो, तो 108 अंक बराबर कितने परसेंट का हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 1% बराबर 3 अंकों का आएगा, ठीक है ना। यहाँ मिस्टेक होगी तो ये आप देख सकते हैं, 1% बराबर कितने का आएगा, 3 अंकों का। तो 108 बराबर निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणा 108/3। और जब हम इसे सोल्व करेंगे 3 3 9 और 3 6 18, यहाँ से आ गया 36%। तो मैं कहूँगा एक व्यक्ति 36% अंक लेकर आया, एक व्यक्ति 36% अंक लेकर आया और 6% अंकों से पास हो गया। 6% अंकों से पास होने का मतलब है कि पास होने के लिए जितने अंक चाहिए थे उससे 6% अतिरिक्त लेकर आया। तो 36% अंक लाया और 6% से पास हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो 36 में से 6 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 30%। पास परसेंट कितना होगा, 30। ये आपका आंसर है। और देखिए अगली जो हमारी परसेंटेज की शीट होगी उसमें हमने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर दिया है, इस शीट में ऐसा नहीं है, तो फिर भी आप आंसर नोट कर सकते हैं। अब देखिए ये टाइप हो गया खत्म। इस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 12% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% कम हो जाती है। यदि अभी जनसंख्या 50,400 है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करो। सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना बस। देखिए या तो वो हमें आज की जनसंख्या देके 2 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछेगा, या हमें आज की जनसंख्या देके पहले की जनसंख्या पूछेगा। ध्यान रखना अगर पहले की जनसंख्या पूछी है तो हम प्लस माइनस अपॉन में करेंगे, और अगर बाद की जनसंख्या पूछी है तो प्लस माइनस ऊपर करेंगे। मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए उसने बोला है 50,400 है जनसंख्या। सबसे पहले जितनी जनसंख्या दे रखी है वो लिख लो, वो लिख लिया आपने 50,400। अब आप इसने बोला 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। पूर्व का मतलब है पहले की, यानी कि पास्ट की, और पास्ट की पूछी होगी तो प्लस माइनस हम नीचे करेंगे। प्लस कब करेंगे, जब वृद्धि हो, और माइनस कब करेंगे, जब कमी हो। तो पहले वर्ष 12% बढ़ी तो 112 हो गया, और दूसरे वर्ष 10% कम हुई तो यहाँ पे 90 हो गया,
और यहाँ पे भी कितने से गुणा करेंगे 100 से। बस इतना सोल्व करना है। अगर हमसे पहले की पूछी है तो मैंने प्लस माइनस करा नीचे, प्लस कब करा जब वृद्धि हुई, और माइनस कब करूंगा जब कमी होगी। और बाद की अगर तुमसे पूछेगा तो हम ये प्लस माइनस वाला पोर्शन ऊपर करेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। 2 वर्ष था इसलिए 2 बार गुणा कर ली, 3 वर्ष होता 3 बार कर लेते। चलिए जी, अभी से हम सोल्व करेंगे। इसे सोल्व कर लीजिए। मान लो इससे कर लो पहले, ये 0 से 0 काट दीजिए, 9 से इसे कर लो। 9 पंजे 45 और 9 छिक्का 54, ये आ गया। 9 पंजे 45 और ये कितना बजा 5, 9 छिक्का 54, ठीक है बिल्कुल। अब इसे 112 से देखो कितनी बार कटेगा। 112 पंजे 560, 12 पंजे 60, 100 पंजे 500। अब ये कितना आ गया यहाँ से 50 और 50 क्या आ गया 3 0, यानी कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी 50,000 थी, और वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 2 वर्ष बाद, यानी कि कितनी हो चुकी है 50,400। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का होगा। एक पेड़ 2 साल पहले लगाया गया और उसकी लंबाई प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है, ठीक है। यदि पेड़ अभी 540 सेंटीमीटर लंबा है तो उसकी 2 वर्ष पहले, वही सिंपल सी बात, 540 दे रखे तो पहले सबसे पहले 540 सेंटीमीटर लंबाई लिख ली। अब उसने बोला है 2 वर्ष पहले लंबाई कितनी थी। अगर मैंने बताया आपको पहले की पूछी है तो हमें प्लस माइनस कहाँ करना है, बटे में करना है। तो 20% बढ़ती है, 2 सालों की बात है, तो गुणा 100, बढ़ रही है तो जोड़ दो 100 में, अगर कम घट रही होती तो 100 में से घटा देते। तो यहाँ 120 और 120 आ गया, काम खत्म हुआ यहाँ पे आपका। कैसे, ये हो गया 5, 20 पंजे 100, 20 सिक्का 120 और 6 निम्न 54, 90 आ गया यहाँ से। और ये भी कितना हो गया 5, और यहाँ से भी कितना आ गया 6, और इस 6 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है जी। 15 पंजे 75 और 75 की गुणा जब 5 में करेंगे 7 पंजे 35 और 5 पंजे 25, ये आ जाएगा 375। यानी 2 वर्ष पूर्व जिस टाइम पेड़ लगाया गया तो उसकी लंबाई 375 सेंटीमीटर थी, और वर्तमान में यानी कि आज 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो चुकी है 540, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि हुई है। तो देखिए जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से समझा कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ध्यान से समझते रहे तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे, फालतू नहीं पढ़ोगे, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही है। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी आती है। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी आती है। यदि मशीन का मूल्य अभी 10,000 है तो मशीन का मूल्य चौथे वर्ष के आरंभ में कितना रहा होगा। अभी देखिए, अभी मशीन का मूल्य कितना दे रखा 10,000, अभी मशीन का मूल्य कितना दे रखा 10,000, वो कह रहा प्रतिवर्ष 10% की कमी आती है। तो ये पूछ रहा है चौथे वर्ष के आरंभ में, तो यदि अभी मूल्य 10,000 है तो चौथे वर्ष के आरंभ में मूल्य कितना रहा होगा। यानी कि वो कह रहा है चौथे वर्ष के आरंभ में। अगर वो कहता 4 वर्ष बाद कितना होगा तो हम 4 वर्षों का लेकिन अगर उसने बोला चौथे वर्ष के आरंभ में तो केवल हमें 3 वर्ष लेना है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये लैंग्वेज इसलिए सेट की जाती है जिससे कि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकें, एग्जाम में कंफ्यूज हो सकें और क्वेश्चन गलत कर सकें। अगर वर्ष के आरंभ, मान लो वो कहता 3 वर्ष के आरंभ में कितनी है, तो 3 वर्ष के आरंभ का मतलब है हमें 2 वर्ष की लेनी थी। अगर उसने बोला 4 वर्ष के आरंभ में कितनी है तो इसका मतलब हमें 3 वर्ष की लेनी है। 4 वर्ष के आरंभ में पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, कितने वर्ष कितनी होगी। सीधी सी बात है, बाद के लिए पूछी, और मैंने बताया अगर बाद के लिए पूछा जाए तो प्लस माइनस ऊपर करेंगे। अब इसमें देखो कमी आती है, डेफिनेटली हमें घटा के लिखना पड़ेगा। 90/100 गुणा 90/100 गुणा 90/100। अब ये 3 बार क्यों लिया गया, ये 3 बार इसलिए लिया गया क्योंकि उसने हमसे चौथे वर्ष के आरंभ में पूछी। अगर ये चौथे वर्ष के आरंभ में ना गया, चौथे वर्ष के अंत में, या ये कहा होता इसने चौथे वर्ष 4 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, तो मैं गुणा 4 बार कर रहा होता। अब यहाँ से 2 बार से ही खत्म हो गया 10,000 और इससे ये खत्म हो गया, तो 9 नाम 81 निम्न 729 और 1 0 यहाँ बची हुई है, तो 7290। यानी कि 4 वर्षों बाद जो जनसंख्या अभी 10,000 है, घट घट के 3 साल बाद यानी कि चौथे वर्ष के आरंभ में कितनी हो जाएगी 7290 हो जाएगी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये भी ऐसी है। एक गांव की जनसंख्या 800 है। पहले वर्ष 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 1056 हो जाती है। तो बताइए दूसरे वर्ष जनसंख्या कितने % बढ़ी। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से ऐसा कर सकते हो। जनसंख्या 800 है, पहले वर्ष 20% बढ़ी, तो 800 का 20% हो जाएगा 160। अब 160 बढ़ चुकी, भाई 800 का 20% कैसे निकाला, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए एक अंक बाद दशमलव डाल देते हैं, तो 80 आ गया 10%, और 20% कितना हो गया 160। जब 160 की वृद्धि हो गई एक वर्ष बाद जनसंख्या में, तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी 960। हमने ऐड कर दिया, यानी पहले वर्ष थी 800, पहले वर्ष के अंत में कितनी होगी 960। अब वो कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है 1056। तो वो पूछ रहा है दूसरे वर्ष में कितने % की वृद्धि हुई। सीधी सी बात है, दूसरे वर्ष में कितने % की वृद्धि हुई। तुम कहोगे 960 से 1056 होगी, तो वृद्धि कितने की हुई, सिंपल सी 96 की वृद्धि। और कितने पे हुई, हमेशा प्रारंभिक वैल्यू ली जाएगी 960 पे। 96 की वृद्धि 960 पे हुई और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए कर दिया गुणा 100। इस 96 से 96 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0। तो हम कह सकते हैं दूसरे वर्ष के आरंभ में या दूसरे वर्ष में जो वृद्धि हुई है वो 10% की हुई है। तो ये 50वां क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 51। देखिए थोड़ा सा स्पीड से इसीलिए चला जा रहा है क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं और
समय भी डेली काफ़ी चला जाता है। अब इतना समय हमारे पास नहीं है कि एक एक चैप्टर को लिए काफ़ी दिन दिए जाए। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपके सिलेबस कंप्लीट करा जाए। और अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में देखोगे, एग्जाम में आपके यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं करा रहा हूँ, चाहे आपको ईजी लग रहे हो या टफ लग रहे हो। टफ लगते हैं तो मेहनत करने की जरूरत है, और ईजी लग रहे हैं तो बढ़िया बात है, प्रैक्टिस करते रहो और अपना समय और कम करने की कोशिश करो। चलिए जी, क्वेश्चन है, एक आदमी 15% मकान पर, 20% पढ़ाई पर, 10% दवाइयों पर और 15% कपड़े पर तथा 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है, यदि वह 2700 रुपये बचाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इनकम एक्सपेंडिचर वाला, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो शेष क्या क्या बताएगा, या एक बार सीधा सारा खर्चा बता देगा कि 10% इस पर खर्च करा, 20% इस पर खर्च करा, 5% इस पर खर्च करा। तो अगर आपसे शेष वाली टर्म ना दी हो, केवल खर्चे वाली टर्म दे रखी हो, 10%, 20%, 5%, 10%, है ना, ये जितनी भी परसेंटेज है ये सब दे रखी है, तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल ये परसेंटेज जोड़ देनी है। तो देखिए इसमें क्या करा, 15% मकान पर खर्च करा, 15% मकान पर खर्च करा है, 20% पढ़ाई पर खर्च करा है और 10% दवाइयों पर खर्च करा है। मैं सिंपल लिखने की जरूरत नहीं किस पे कितना, और 15% कपड़ों पर खर्च करा है और आगे भी एक खर्चा है 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करा है। तो आप यहाँ से ये देखिए कितना खर्चा हो चुका। तो 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 10 70, 70% जब उसने खर्च कर दिया। इनकम चाहे कुछ भी रही हो, चाहे वो 2000 रुपये महीना कमाता हो, चाहे 20,000 रुपये महीना कमाता हो, और चाहे वो 2 लाख रुपये महीना क्यों ना कमाता हो, इनकम हमेशा होती है 100%। 100% में से जब 70% खर्च हो गया तो बचा कितना, 30%। अब या तो वो हमें खर्चा देकर हमारी इनकम पूछ सकता है, एक्सपेंसेस पूछ सकता है, मतलब खर्चा देकर हमारी ये पूछ सकता है कि हमारी बचत कितनी है, या फिर बचत देकर खर्चा पूछ लेगा। अब उसने हमसे दिया हुआ है कि 2700 रुपये बचाता है, यहाँ कितने रुपए बचा रहा है, 30%। क्वेश्चन में कितने कह रहा है, 2700। भाई क्वेश्चन में 2700 रुपये बचा रहा है और परसेंटेज में कितने है, 30%। तो और पूछा क्या उसने पूछा उसकी आमदनी बताओ। आमदनी पूछी है तो इसलिए हमने गुणा कर दी 100 की, और अगर हमसे खर्चे पूछे होते तो हम गुणा करते हैं 70 की। अगर आमदनी पूछी है तो गुणा कर दी 100 की, क्योंकि कुल आमदनी हमेशा 100% होगी, और अगर खर्चे पूछे होते तो गुणा कर देते 70 की। कभी कभी किसी क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर खर्चा भी पूछ लेता है, जैसे मान लो पढ़ाई पे उन्होंने 20% खर्च करा, तो वो पूछ लेता है जी पढ़ाई पे कितना खर्च करा, तो जिसका भी पूछ रहा हो उस परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मैंने 100 से इसलिए गुणा करिए क्योंकि मुझसे इसने आमदनी पूछी है। तो बस इसे सोल्व करिए, 30 से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 90, और 90 की गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000। इसका मतलब उसकी आमदनी कितनी थी, 9000, जो उसके पास खर्च हो होकर अब कितने बचे, 2700। चलिए जी अगला क्वेश्चन अगले टाइप का। तो देखिए ऐसे इतने इजी क्वेश्चनों का कोई मतलब नहीं होता कि एक जैसे क्वेश्चन 4-5 कराए जाएं। तो मैं मान के चल रहा हूँ एक क्वेश्चन से ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं, बस प्रैक्टिस करिए, उसी क्वेश्चन को दोबारा कर लीजिए, बस इतना बहुत होता है। बाकी आप जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे तो वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, तब आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए ये है, एक आदमी खाने पर 20%, शेष का 25% किराए पर और शेष का, अब देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान देंगे तो शेष बोलेगा कि जैसे उसने बोला एक आदमी खाने पर 20% खर्च करता है, शेष का 25% किराए पर खर्च करता है, शेष का 30% अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, यदि वह 29,400 रुपये बचाता है तो उसका वेतन ज्ञात करो। तो देखिए शेष वाले में हम क्या करेंगे, आप चाहे तो 100 मान सकते हैं, 100 मान लो, जितना घटता रहे उसे कर लो सोल्व, या फिर मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, आप इसे करो कि आपने मान लिया एक्स, भाई हमारे तो इनकम एक्स है, एक्स में से जब 20% खर्च कर दिया, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, देखिए 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। इसका मतलब ये 5 का 20% कितना, 1, 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4। अब ये देखिए ये वाली जो टर्म हुई है ना आपकी, ये हो गई शेष बचा। अब शेष का कितना खर्च कर दिया, 25% किराए पर खर्च कर दिया, और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% की, अब तो आप सीख ही गए होंगे, 25% की होती है 1/4। इसका मतलब 4 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, क्योंकि हमें शेष लेना है तो इसलिए हमने 3/4 से गुणा कर दी। अब अगर शेष का 30% अन्य वस्तुओं पर खर्च कर देता है, 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10, यानी कि 10 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 7/10। अब उसने पूछा अब उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, 29,400। बस इसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ से जो भी एक्स कमाना आएगा वो आपकी इनकम हो जाएगी, यानी वो आपकी वेतन पता चल जाएगा कितना वेतन है। तो इसे यहाँ से सोल्व करिए, 4 से 4 खत्म कर देते हैं पहले, और 7 से 21 से इसे डिवाइड करते हैं, 21 एकम 21, बचा कितना तुम्हारे यहाँ 8, 21 चौक 84, यहाँ आ गया 1400। अब कितना बचा, बस ये 10 और 5 की इधर जाकर गुणा हो जाएगी, तो 5 की गुणा जब 14 में करेंगे तो 14 पंजे 70, 7 यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 14 पंजे 70 और 70,000 इसका आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका जो वेतन था वो कितना था, 70,000 था। समझ में आया होगा भाई। देखिए नहीं आया तो आप क्वेश्चन नंबर बोल के कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। बाकी मुझे लगता तो है नहीं कि आप कुछ बहुत सीरियस तरीके से चीज़ें फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कर रहे होते सीरियस तरीके से, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कर रहे होते, तो व्यूज़ इतने आ रहे हैं 200 250 व्यूज़। PDF किसी ने कोई नहीं मांगता जी PDF क्वेश्चनों की, तो मतलब मैं जो क्वेश्चन बोलता हूँ उसी से समझ लेते हो आप। वास्तव में आप बहुत सब इंटेलिजेंट हो जो क्वेश्चन को बस सुन के आप सोल्व कर लेते हो। बाकी देखिए ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती है, मतलब कि अगर मान लो इस टाइम दिक्कत थी, अभी तक हम क्वेश्चन डिस्प्ले पर नहीं दिखा पा रहे थे, तो आप मांग सकते थे, लेकिन आप नहीं समझ पाते। देखिए भीड़ बहुत है,
आप जैसे कितने लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं सरकारी नौकरी पाने के। तो यदि आप थोड़ा भी अगर अपने प्रयास में कमी रखेंगे तो आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। और यदि आप जितनी चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें फॉलो करोगे और एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद बहुत मैच्योर और बहुत समझदार हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसे करें। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन ना थे तो आपको मंगाने चाहिए थे, बाकी जैसा ठीक है आपको सही लगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 तो देखिए बाकी ये अब आपके चुनाव वाले क्वेश्चन बचे हैं। तो अभी तो हमारे पास समय हो और अभी 5-7 मिनट करते हैं, चुनाव के भी 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये शीट आज तो नहीं, लेकिन कल ही हम ये शीट खत्म करके नेक्स्ट जो भी हमारी शीट है उस पर मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, एक आदमी के पास कुछ धन है, उसने उसका 20% खिलौने में खर्च कर दिया। अब वही हमने मान लिया x है और x का 20% उसने खिलौने में खर्च कर दिया और 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/5। जब 1/5 उसने 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगी, 20/100 1/5 1/5 होगी, तो इसका मतलब 5 में से 1 खर्च कर दिया। तो अब बचा कितना है उसके पास 4/5। अब वो क्या करा, 4/5 खर्च हो गया, शेष का 5% परिवहन पर, शेष का 5% यानी ये बचा शेष, और इसका 5% परिवहन पर, 5% की फ्रैक्शन होगी 1/20 1/20 खर्च कर दिया तो बचा कितना 19/20 ये खर्च कर दिया। अब इसके पास ये शेष बचा, अभी करा इस शेष में से इसके बाद उसने 120 रुपये दान दे दिए, 120 रुपये दान दे दिए और अब उसके पास कितने रुपए बचे 1400 बचे। तो बस ये आपकी इक्वेशन बन गई, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब ये 20 इधर, ये 120 इधर जाकर किसमें प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 1520। समझ में आया ना, मैंने काटा नहीं है कभी। सोचो ऐसे कैंसिल आउट कैसे कर दिया, मैंने ऐड करा है। 120 इधर माइनस का, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 1400 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1520। अब इसे सोल्व करना शुरू करेंगे। जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, इसने पूछा क्या है, तो उसके द्वारा परिवहन पर खर्चा कितना किया गया। तो देखिए अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हम केवल 4/5 तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4/5 का यानी शेष का ही तो 5% खर्च करा था, इस शेष का ही तो 5% परिवहन पर खर्च करा था। तो आप यहाँ तक की वैल्यू निकालिए, केवल इसे सोल्व करिए। तो 19 से इसे हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 × 54 963 9 × 72 8 बार जाएगा ये, तो ये 80 हो गया और 8 दूनी 16, तो ये हो गया। देखिए ये 4x/5 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 1600, यानी कि शेष, इस शेष का। अब ये देखिए कुल इनकम नहीं आई है ये, या तो कुल इनकम निकाल के फिर वापस शेष निकालो। मैं कहूँगा यहीं भी छोड़ दो, क्योंकि इसी शेष का तो 5% करा है इसने, यानी जितना ये बचा इसका 5% ही तो खर्च करा था, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1600, और इसका 5% निकालोगे तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, और जब यहाँ से सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 80। यानी परिवहन पर उसके द्वारा खर्च किया हुआ कितना है, परिवहन पर उसके द्वारा 80 रुपये खर्च करे गए। हो सकता है समझ में ना आए, दोबारा देखना समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। आपका टाइप चेंज हो चुका है, ये है चुनाव वाले क्वेश्चन। तो चुनाव वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 2-4 चुनाव वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए वो कह रहा है ए और बी, क्वेश्चन नंबर 54 इसमें कह रहा है ए तथा बी के बीच मतदान में ए को 60% मत मिले तथा वह 1400 मतों से जीत गया, बी को कितने मत मिले। देखिए ए और बी, हम मानेंगे वोटिंग हमेशा देखिए 100% से होती है। वोटिंग कितने से होगी 100%। देखिए वोटिंग लिस्ट कितनी भी हो, मेंबर के कितने भी नाम हो, मैंने हमेशा ध्यान रखना है, ये बताया भी है पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि परसेंटेज कुल कितना होगा 100%। तो 100% में से जीतने वाले को कितने मिले हैं, जीतने वाले को मिले यानी जो विनर रहा, विनर को मिले 60%। तो सीधी सी बात है, जो लूजर है, जो हारने वाला है, उसे कितने मिले 40%। अब जीतने वाला कितने % से जीता, 60% से नहीं जीता, वो जीतने वाला है इन दोनों का डिफरेंस, और कितने से जीता 20% से। क्वेश्चन में कितने से कह रहा है वो, क्वेश्चन में कह रहा है जी वो 1400 मतों से जीता। तो हम कहेंगे 1400 मतों से जीता, जबकि 1400 मतों के परसेंटेज में वैल्यू कितना है 20। हमसे अगर उसने पूछा हारने वाले को कितने मिले, तो हम गुणा कर देंगे 40 की, और अगर हमसे पूछा होता कि भाई ये बताओ कुल मतदाता सूची कितने की थी, तो हम गुणा करते 100 की। तो अब इसने हमसे पूछा कि हारने वाले को कितने मिले, 20 दूनी 40 और 14 दूनी 28, यानी कि हारने वाले को कितने मिले 2800। बात आई समझ में भाई। और अगर इसने जीतने वाले को पूछा होता कितने मिले, तो हम गुणा कर देते 60 से। तो जब भी जीतने और हारने वाले का अंतर दे तो समझना यहाँ पर हमें इन दोनों का भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। 60 से हम देखिए, अगर उसने बोला था जीतने वाले को 1400 मत मिले, अगर वो कहता जीतने वाले को 1400 मत मिले, तब मैं भाग करता 60 से। लेकिन उसने बोला जीतने वाला 1400 मतों से जीत गया, इसका मतलब उसके हारने वाले से 1400 फालतू है। तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा 60-40 से कितना फालतू है, तो 20 फालतू है, इसलिए 20 से भाग कर दिया। उसने पूछा हारने वाले को कितने मिले, इसलिए हमने 40 से गुणा कर दिया। तो भाई यहाँ तक समझ में आया होगा।
मुझे लगता है कि आज की वीडियो यहीं तक रोकनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो को मैं देखता हूँ कि लेंथी वीडियो देखने में आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, तो इसलिए शुरू में छोटी छोटी क्लिप हम ये बना रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले वही जो शुरू में मैंने बोला था, बार बार मैं आपको परेशान करता हूँ कह के कि देखिए ज़रूर एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनवा दूंगा, गवर्नमेंट जॉब मैं आपको दिला दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मैंने भी यार इतना एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें शेयर की जाएंगी, मैथ्स के साथ और चीज़ें भी लाई जाएंगी, लेकिन कब जब आपका साथ मिलेगा। आपका साथ केवल इतना चाहिए कि आप वीडियो को शेयर करो बस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर होगी, लोग जुड़ेंगे। जब हमारे पास कुछ लोग हो जाएंगे, देखिए जैसे अगर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है, और जब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी असली मज़ा तब आएगा, मुझे पढ़ाने का और आपको पढ़ने का। चलिए जी, दूसरी बात, 1000 सब्सक्राइबर क्यों करने थे वो मैंने बता दिया। कल मैंने एनसीईआरटी के लिए बोला था, एनसीईआरटी के लिए, कि एनसीईआरटी के बेस्ड हम क्वेश्चन मतलब क्लास 6 से उन चीज़ों को सिखाऊंगा जिन चीज़ों को आप स्किप कर चुके थे। लेकिन मैंने बोला था 50 कमेंट आने चाहिए, एक ही कमेंट आया बस, तो इसलिए वो प्लान कैंसिल फिलहाल। जब तक 50 कमेंट नहीं आएंगे वो चीज़ें नहीं चलाएंगे। आज दूसरी चीज़ सोच रहा हूँ कि ये अर्थमेटिक है, मैथ के मैंने आपको बताया था उस दिन 2 फॉर्मेशन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। तो यदि आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं अर्थमेटिक के साथ साथ, ऐसा नहीं है कुछ भी अगर नया शुरू किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको पुराना बंद करके शुरू किया जाएगा, पुराना तो आपका एज अ टिज जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो अगर आप एडवांस की क्लासेस चाहते हैं कि मैं एलजेब्रा शुरू कर दूं या आप ट्रिगोनोमेट्री जो भी बोले, अगर आप चाहते हैं कि उसे शुरू करा जाए एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि मैं आपको 7th 8th 9th 10th की क्लासेस से भी पढ़ाना शुरू करूंगा एकदम बेसिक से, अगर आप चाहते हो कि वो शुरू किया जाए तो आप वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर इस पर भी फिर वही 50 कमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, 50 कमेंट अगर आते हैं कि एडवांस मैथ स्टार्ट करने के लिए, तो आपकी कल को 2 क्लासेस होंगी, एक परसेंटेज की और एक एडवांस की। कल को आपको 2 क्लासेस मिलेंगी फिर, और अदरवाइज नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं भाई, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।